स्टूडेंट्स, पिछले दोनों लेक्चर में हमने नौका विहार को पढ़ा। उसके 2-4 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और बाकी के 2 हम आज पढ़ेंगे। नौका विहार जैसे कि हम जानते हैं सुमित्रा नंदन पन्त द्वारा रचित है और ये जो है काला कांकर के राजमहल में एक अतिथि के तौर पर नौका विहार कर रहे हैं और उसी नौका विहार का यहाँ पे इस कविता में इन्होंने वर्णन किया है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। पतवार घुमा अप्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत भार। तो पहले हम ये पढ़ेंगे अब प्रतनु भार। तो यहाँ पे पंत जी कह रहे हैं कि बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी जो नौका है उसका भार जो है वो बहुत कम हो गया है। ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है कि जब जो वस्तु है वो पर्याप्त जल में तैरती है तो उसका भार जो है वो कम महसूस देता है, और जब जो नौका जो है वो किनारे के पास उथले या कम जल में होती है तो उसका जो भार है वो भारी होती है, ज़्यादा महसूस देता है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि जब हम बीच धारा के अथाह जल में पहुँचे तो उसका जो नौका का जो भार है वो बहुत कम महसूस होने लगा था। पतवार घुमा, अब यहाँ से लेते हैं पतवार घुमा और फिर ये नौका घूमी विपरीत भार। अब आगे क्या कह रहे हैं वो कि हमने अपनी पतवार को घुमाकर अपनी नौका को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया है। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल पेन सफार। अब जो नौका के डांडे हैं जिससे कि नौका का संचालन किया जाता है, उस डांडों के चलाने से जल में जो है वो अत्यधिक झाग उठ रहे हैं और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जो डांडे हैं वो अपनी हथेलियाँ फैलाकर उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही हैं। देखो यहाँ पे डांडों के चल करतल पसार कि डांडों के चलने से जो है अत्यधिक झाग जल में उत्पन्न हो रहे हैं। करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन सफार, कि ऐसा लग रहा है कि डांडे जो हैं वो अपने हाथों से अपनी हथेलियों को फैलाकर झाग रूपी जो मोती हैं उनको भर रहे हैं। बिखराती जल में तारहार, और साथ में यहाँ पे इन्होंने एक और उदाहरण लिया है उसी बात को कहते हुए कि तारों रूपी जो मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही है। यानी कि डांडे रूपी जो हाथ हैं वो जो तारों रूपी जो मोतियों के हार हैं उन्हें तोड़कर जल में बिखरा रही हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ, जल में चल रेखाओं से खिंच तरल सरल। अब पतवारों के संचालन से जो है शांत जल में लहरें उठ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब पानी में कोई चीज़ चलेगी तो उससे पानी तो हिलेगा ही और उससे लहरें उठेगी। तो वो जो लहरें हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि चांदी के सांप रेंग रहे हों। नाचती रश्मियाँ जल में चल, तो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के जो सांप हैं वो रेंग, हाँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के जो सांप हैं वो आगे को रेंग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उस पे लहरों पे जो हैं वो चंद्रमा की जो किरणें पड़ रही हैं उससे रेखाएं सी खिंच गई हैं कि लहरों के कारण जो है चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती सी प्रतीत हो रही हैं। सर, नाचती रश्मियाँ जल में चल, कि चंद्रमा की किरणें जो हैं वो ऐसी नाचती सी प्रतीत हो रही हैं मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, पहले फूले जल में फेने। अब क्या है कि जब जैसे लहरें उठ रही हैं तो जो प्रतिबिंब तारों का और चंद्रमा का पड़ रहा है वो एक ही का हज़ारों सौ बन गए हैं। तो इसी बात को उन्होंने क्या कहा है कि उन लहरों और झागों से झिलमिलाता हुआ जो चंद्रमा है वो 100 चंद्रमा बन गया है और एक एक तारा जो है वो 100 तारे बनकर सुशोभित हो रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे लहरें रूपी जो बेलें हैं वो फल फूल उठी हों, उनमें जो है वो चंद्रमा और तारे रूपी जो फल और फूल लग गए हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को सह उत्साह। पंत जी कहते हैं कि अब हम जो हैं अपनी नौका को धारा के बीच निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं और जैसे जैसे हम किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल जो है वो उथला होता जाता है और जल की जो गति है वो अपेक्षाकृत कम होती जाती है। तब हम लग्गी एक लंबे से बाँस को कहते हैं से पानी की जो गहराई है
उसका अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। न लग्गी से ले सहज था कि वो जो लंबा सा बांस है उससे पानी की गहराई का जो है अनुमान लगा रहे हैं और अत्यंत उत्साह आनंद के साथ जो है घाट की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये जैसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है यहाँ पे कि एक ही चंद्रमा है और तो एक एक जो तारा है वो 100 तारे बन रहे हैं, एक एक चंद्रमा जो है वो 100 चंद्रमा बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो भाषा है इन्होंने इस्तेमाल की है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली अलंकार से चल करतल में रूपक है, सांपों सी, रेखाओं सी सौ या जनु जानो मानो आता है। तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार होता है। और नाचती रश्मि में मानवीयकरण किया है इन्होंने और उत्प्रेक्षा अलंकार भी बहुत अधिक यहाँ पे द्रष्टव्य है। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुंदर वर्णन किया है नौका विहार में। आगे पढ़ते हैं। जो जो लगती नाव पार उड़ के आलोकित शत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। अब कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी जो नौका है वो किनारे की ओर बढ़ती जाती है वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि संसार का जो क्रम है वह भी इस जलधारा के समान ही है। क्या कह रहा है यहाँ पे कवि कि जैसे जैसे हमारी जो नौका है वो पार लग रही है, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उड़ के आलोकित शत विचार, कि जैसे जैसे जो नौका है हमारी किनारे पर लगती है वैसे ही हृदय में उड़ यानी कि हृदय में आलोकित शत विचार यानी कि सैकड़ों विचार जो हैं वो उठने लगते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, कहते हैं जैसे ये धारा है गंगा की धारा है ऐसे ही जग का क्रम है, जग का क्रम है। तो कह रहे हैं शाश्वत जीवन का उद्गम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कहते हैं कि हम जो हैं इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान है और जिस प्रकार धारा जो है वो निरंतर बहती चली जा रही है, कभी समाप्त नहीं होती और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। वो कह रहे हैं कि जलधारा के समान ही जीवन की गति और मिलन भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। कहते हैं जीवन का ये जो क्रम है ये कभी नहीं टूटने वाला। कभी कहता है कि आकाश का ये जो विस्तार है ये भी शाश्वत है। शाश्वत शशि का ये रजत हास, उसी प्रकार जो चंद्रमा है इसका भी जो चांदीपन या कहना चाहिए श्वेत जो चांदनी है ये भी चिरस्थायी है, ये भी हमेशा शाश्वत रहेगी। शाश्वत लघु लहरों का विलास, कहते हैं कि इसी प्रकार जो है लहरों का जो ये विहार ये विलास है ये भी शाश्वत है। इस प्रकार जो कवि है वो भावनाओं के सागर में डूबने लगता है और वो जगत जीवन के आगे कहता है कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। और सोचने लगा है कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म, इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा कवि यह कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल बैठा हूँ। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण। तो यहाँ पे जो कवि है वो पूरी तरह से भावनाओं में डूब गया है और उन्हीं भावनाओं में डूबा हुआ वे जगत के जो कर्णधार हैं, जो भगवान हैं, उनसे कह रहा है कि हे परमात्मा, जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म ही सदैव जन्म है। इस प्रकार ये जो जीवन रूपी नौका का विहार है जो निरंतर चलता रहता है और इसीलिए जो है मैं भी चिंतनशील होकर अपनी सत्ता का जो ज्ञान है वो भूल गया हूँ। जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतदान। जो जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी ये प्रमाण है यही मुझे अमृत प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो है हम जो है इस प्रकार हम जो हैं पंत जी की ये नौका विहार हमने कविता पढ़ी है जिसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक सिंपल सी नौका विहार को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे दिखाया है। और कवि जो है लास्ट में भावुक हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है, लेकिन उसका जो दार्शनिक बना है वो भी सोच ना होकर सरस है। और कवि पंत की विचारधारा में गीता और अद्वैतवाद के मतों की झलक जो है वो इस दृष्टिगोचर होती है।
ऐसे भाषा जो है वो संस्कृत ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रतीकात्मकता, नौका विहार जीवन की जन मरण की शाश्वतता का प्रतीक है। अलंकार में ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति, प्रकाश, धारा, सा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सा सी हो तो उपमा अलंकार होता है। जीवन नौका में रूपक और शाश्वत शब्द की पुनरावृत्ति में संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।